नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हो गई है आपकी 7 जनवरी यानी कि 7 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी बात कि यह वर्ष 2025 आपकी सफलताओं का होना है और इसके लिए दरअसल आपको जीतोड़ जबरदस्त तरीके से क्या करनी है, मेहनत करनी है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, बदलते पैटर्न पर हुआ एक तरीके से। हालांकि लोगों ने कहा कि पेपर बहुत टफ है, लेकिन पेपर बहुत टफ ना होने के बजाय पेपर ट्रिकी था, लेंदी था, इस वजह से क्या हुआ, टफ हुआ। तो उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली हम लोग बदलते पैटर्न के आधार पर करंट अफेयर्स कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको कराना शुरू कर दिया है। यदि आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएससी में आप आईएएस का एग्जाम देते हैं या फिर किसी अदर स्टेट का एग्जाम देते हैं, एआरओ का एग्जाम देते हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम को देते हैं, वह जो भी एग्जाम होगा आपका, उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स क्या है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। खासकर आरओ, पीसीएस और यूपीएससी के लिए, इन तीन परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतर करंट अफेयर्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा इसको जो है बनाए जाते हैं। तो मुझ पर थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा और करंट अफेयर्स को जो है अपनी डेली हैबिट्स में यानी कि रोजाना जो है आप अपनी आदतों में इसको क्या करिए, शुमार कर लीजिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न दरअसल आपको गलत ना होने पाए। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर और भी कह दे रहा हूं और वो ये कि अगर आप यह सोचते हैं कि साल के अंतिम में कोई मैगजीन आएगी, आप उसको पढ़ के करंट अफेयर्स कर लेंगे, यह आपकी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी नादानी होगी। इसलिए आपको अगर 100% प्रश्नों को सही करना है यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, उसके लिए डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। और अंत में अगर कोई भी मैगजीन आती है, आप उसको कर लीजिएगा, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले ठंडक बहुत जबरदस्त है और ऐसे में आपको अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं कि दरअसल अगर आप बाहर रहते हैं तो आप अपने गार्जियन स्वयं हैं, आपको अपने अनुसार ही तैयारी करना है, आपको समय पर उठना है, समय पर सोना है, अपने आप को स्टडी के प्रति क्या करना है, समर्पित करना है। तो इसी समर्पण भावना के साथ आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट डे हमने उन लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था उसका हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन और उसके बाद हम फटाफट आएंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। रिवीजन मैं कई बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप 5 डेज पढ़िए, सैटरडे एंड संडे रिवीजन के लिए रखिए या फिर संडे रिवीजन के लिए रखिए, और जो आज आप पढ़िए मॉर्निंग में उसका क्या करिए, रिवीजन जरूर कर लिया करिए। तो आइए देखते हैं हम लोग फटाफट क्या कुछ है। तो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जो है कहां पर, मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं। 5 राज्यों के अलग अलग राज्यपाल नए नियुक्त हुए। उन सभी स्टेट्स के राज्यपालों के बारे में हमने आपको बताया था। हमने आपसे यह भी कहा था कि राज्यपाल अर्थात गवर्नर के बारे में पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति और गवर्नर में क्या कुछ अंतर होता है, यह भी हमने आपसे कहा था कि आप लोग इसको भी क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। यदि आपने कर लिया होगा मेरे कहने पर, यकीन मानिएगा कि आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने मेरी बातों को एक कान से सुना होगा और दूसरे कान से निकाल दिया होगा, तो यह आपके लिए क्या होगा, घातक होगा। निर्णय आपको लेना है कि बेसिकली आप टीचर की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। आप जानते होंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में अक्सर आपके पीसीएस या के मुख्य परीक्षा में जो है लिखने के लिए आता है टिप्पणी के फॉर्म में, तो आप रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज से यानी कि जो है मध्य प्रदेश में बेसिकली शुरू हो रहा था। राजधानी कहां पर, भोपाल में शुरू हो रहा था 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, इसके बारे में देश विदेश के जो है बाल वैज्ञानिक इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन 2019 की तुलना में 7.93% क्या है, घटा है। यह रिपोर्ट हमने आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसके हमने आपको कराए थे, आप रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2025 को खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आप लोग को मैंने भी यह भी बताया था, जिसमें अर्जुन पुरस्कार लगभग 31-32 लोगों को, और बाकी जो है ये मेजर ध्यानचंद जो खेल पुरस्कार है, जिसका पहले नाम क्या था, मैंने बताया था पहले नाम इसका कुछ और था, इसको चेंज कर दिया वर्तमान सरकार ने। तो ये अभी सम्मानित किए जाएंगे सबसे जो है बेहतर जो खिलाड़ी है, यानी कि सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो आपका क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन, डी गुकेश, एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता निशानेबाज कौन, मनु भाकर, लगातार 2 ओलंपिक पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार जो है, इन लोगों को बेसिकली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 17 जनवरी को, याद रखिएगा। इसके अलावा
कोयटम्बूर के गन्ना प्रजनन संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का जो है पाउडर बनाया है, जो कि 2 अलग अलग फ्लेवर में आपके सामने मौजूद रहेगा। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। हमने आपसे यह भी कहा था कि मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार कौन कौन सी योजनाएं या सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है जिससे ये जो डिसीजन जो लिया गया है यह अपने कार्यों में जो है क्या करते हैं, सफल हो पाती है, ठीक है। इसके अलावा डीआरडीओ 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसके अलावा रानी वेलु नाचियार की 3 जनवरी को जयंती मनाई गई। आप लोग इसके बारे में जानते हो कि हमने कई सारे पॉइंट्स इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट डे का रिवीजन। और अब हम आते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन पर, जिसका उत्तर आपको बेसिकली देना होता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछा करूं उसका उत्तर आप लोग जरूर दिया करेंगे। हो सकता है वही प्रश्न हूबहू आपकी परीक्षा हॉल में आ जाए। तो ऐसे में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर किया करिए, जो मैं आपको देता हूं। लास्ट डे हमने आपसे पूछा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। उसका नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक है श्री शैलम मंदिर, चर्चाओं में है ये। आप कहेंगे सर श्री शैलम मंदिर चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि मंदिर में विशिष्ट खोज के लिए जो है कुछ विशिष्ट खोजें की गई हैं, जिसमें से अलग अलग प्रकार के ताम्रपत्र वगैरह, उनके पृष्ठ वगैरह शामिल किए गए हैं उसमें। तो ये अभी चर्चाओं में श्री शैलम मंदिर। और श्री शैलम मंदिर आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट हो सकता है, यानी कि अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो पेपर फर्स्ट जीएस का जो होता है उसमें प्री पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे पीसीएस या यूपीएससी के, तो वहां पर जो पेपर फर्स्ट में जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वहां पर श्री शैलम मंदिर पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या करना है, रेडी करना है। पीसीएस वाले अभ्यर्थी, यूपीएससी वाले ध्यान से सुन लेना, श्री शैलम मंदिर के बारे में आप लोग रेडी कर लीजिएगा। पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन में जो है ये आपके शामिल हो सकता है, ठीक है। चलो, तो हाल ही में क्या हुआ है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने घंटा मंडपम में 20 ताम्रपत्रों के सेट, जिसके अंतर्गत कुल 72 पृष्ठ शामिल हैं, इसके साथ ही सोने के सिक्के की खोज बेसिकली यहां पर की गई है, याद रखिएगा। इसके अलावा श्री शैलम श्री भ्रामरंबिका मल्लिकार्जुन मंदिर नाम से भी बेसिकली जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ ये श्री भ्रामरंबिका मल्लिकार्जुन मंदिर को निम्नलिखित में से किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो वहां पर श्री शैलम आपके मंदिर पॉइंट में रहेगा नामक, ठीक है। श्री शैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के मल्ला जंगलों के मध्य श्री शैलम पहाड़ी पर बेसिकली स्थित है, यानी कि इसकी लोकेशन के बारे में आपको यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है कि कहां पर इसकी अवस्थिति है। कई बार मंदिरों की अवस्थिति के बारे में आपसे जो है पूछ लेता है, तो यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा यहां पर शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है, शिव जी की, ठीक है। और बेसिकली ये मंदिर शिव और शक्ति दो जो है लोगों के बारे में है, बेसिकली शिव और शक्ति, यानी कि भगवान शंकर और शक्ति, यानी कि भगवान जो आपकी पार्वती माता है उनके बारे में बेसिकली ये क्या है, लोकेटेड है, यानी कि एक तरीके से उन पर जो है आश्रित है, ठीक है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और एक समय में अधिक लोग नहीं जा सकते हैं। यह मंदिर 2 महत्वपूर्ण परंपराओं शैव और शक्ति परंपराओं का संगम है। किसका? शैव और शक्ति। देखो ये सारे फैक्ट ना आपको याद करने हैं, क्योंकि जब आपके कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछ लेगा, और अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, आप गलत कर जाओगे। तो इसलिए सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से रेडी करना है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप आर्ट एंड कल्चर में द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ते होंगे, तो यह मंदिर द्रविड़ शैली का क्या है, उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पॉइंट को आपको बेसिकली अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है, ठीक है। दूसरा, इस मंदिर के निर्माण में विजयनगर साम्राज्य, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, सातवाहन और चालुक्य जैसे राजवंशों के सहयोग जो है इसमें रहा है इस मंदिर के निर्माण में, यानी कि ये जो राजवंश आप देख पा रहे होंगे, इन राजवंशों ने श्री शैलम मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, याद रखिएगा, ठीक है। मुगल होते तो तोड़ देते हैं, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या है कि श्री शैलम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा या से कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं आपको बार बार इंडिकेट करूंगा क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। हालांकि यूपीपीसीएस के एग्जाम में
कौन सा सही नहीं है वाला ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी यदि पेपर पैटर्न बदल रहा है और तरीके से तो आपको पता होना चाहिए। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है, यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। बताओ भैया, क्या यह मंदिर मध्य प्रदेश में है? आपने यहां पर पढ़ा होगा, तो बताओ जरा कि क्या यह मंदिर बेसिकली मध्य प्रदेश में है? नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। दूसरा, यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यही नहीं सही है, ऑप्शन नंबर एक। तो केवल एक कहां पर है भैया? केवल एक है यहां पर आपके सामने ए नंबर पे, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका ए वाला उत्तर सही। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक, विश्व तेलुगु परिसंघ सम्मेलन। ठीक, ये क्यों चर्चाओं में है? इस पर अभी सम्मेलन हुआ है तेलुगु भाषा को लेकर के, और आप जानते होंगे भारत में जो है लगभग चौथे नंबर की यह भाषा है तेलुगु, और तेलुगु को लेकर के बेसिकली कई सारे सम्मेलन हुआ करते हैं। और तेलुगु को लेकर के आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश और जो आपका तेलंगाना है, दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर दोनों स्टेट की जो राजभाषा है वो क्या है, तेलुगु है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी भाषा है जो बेसिकली दो राज्यों की राजभाषा है, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है, तो आप कहेंगे तेलुगु। ठीक है, और तेलुगु को डिजिटल भाषा के रूप में बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। दैट मींस कि इसको हम लोग बेसिकली इंटरनेट पर भी इसका इस्तेमाल खूब अच्छी तरीके से कर सकें, ऐसे में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी सम्मेलन हुआ है, यानी कि विश्व तेलुगु सम्मेलन, जिसको हम लोग WTC बोलते हैं। तेलुगु भाषा को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, एक सम्मेलन है। साहित्यिक दिग्गज इस सम्मेलन में बेसिकली शामिल होते हैं और भाषा के प्रसार और संरक्षण तथा तेलुगु भाषा नीति की वकालत पर अपने अपने विचार जो है साझा करते हैं कि किस तरीके से बेसिकली तेलुगु भाषा को आगे बढ़ाया जा सकता है और तेलुगु भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं बृहद रूप में। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु भाषा को डिजिटल भाषा बनाए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा क्या है, तेलुगु है। यह पॉइंट आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो उस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 8.1 लाख वक्ताओं के साथ तेलुगु भारत की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाला क्या है, यह भाषा, इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंस रोल रखती है अपने आप में। ठीक है, इसको रेडी कर लीजिएगा। अभी हाल ही में हाई कोर्ट का क्लर्क का एग्जाम आया हुआ था भाई साहब, 25 क्वेश्चन साथ जीएस के आए थे। 25 के 25 क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर्स में कराए थे। मैं कराता तो करंट अफेयर्स हूं, लेकिन वहां पर जीएस के सारे फैक्ट हो जाते हैं। वो सारे के सारे फैक्ट जो है मैंने अभी विगत 4-5 महीनों के अंतर्गत 25 के 25 क्वेश्चन कराए थे। आप पेपर उठा के देखिएगा। ठीक है, उसमें सभी क्वेश्चन, सोचो जीएस के 25 के 25 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में करा दिए थे। आप सोचो, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा करंट अफेयर्स अगर आप लोग देखोगे तो ना सिर्फ आपका करंट का कंटेंट आपका रेडी होगा, बल्कि जीएस के बहुत बड़े जो है स्तर पर आपकी अपनी तैयारी जो है हो जाया करेगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए मदमस्त रह के आप जो है खूब बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स को देखा करिए। अच्छा, प्रश्न आ गया था। ओके, चलो अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है कि तेलुगु भाषा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो पहला आपके पास सामने कथन क्या है कि यह सम्मेलन तेलुगु भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन है। बिल्कुल सही बात है, तेलुगु भाषा को आगे बढ़ाने के लिए ही सम्मेलन आयोजित किया गया था। सही बात है, उत्तर क्या हो गया, पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 8.1 लाख वक्ताओं के साथ तेलुगु भारत की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्या यह पॉइंट सही है? आइए देखते हैं। यहां पर हम लोग अभी हमने किया था, यहां पर बिल्कुल सही बात है, भारत की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है ये, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो अगर दूसरा भी आपका क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि एक भी सही हो गया और दो भी सही हो गया, तो देखो जरा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कूट कौन सा, एक और दो दोनों वाला है, तो एक और कूट, एक और दो दोनों सी वाला कूट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़े, देखते हैं सी वाला है, बिल्कुल सही बात है, सी उत्तर सही है आपका। ठीक है, आगे चलो। अब टॉपिक नंबर 3 है फ्रांस का परमाणु चलित विमान वाहक चार्ल्स डी गॉल। यह चर्चाओं में है। यह चर्चाओं में क्यों है, आप जानते होंगे अलग अलग देशों के मध्य में अलग अलग युद्धाभ्यास होता है
और उन युद्धाभ्यासों में अलग अलग दरअसल जो भी वेपन्स होते हैं, जो भी जहाज पोत जो भी होते हैं, ठीक है, तोप होते हैं, वो शामिल होते हैं। तो अभी चर्चाओं में इसलिए बिकॉज ऑफ फ्रांस का परमाणु चालित विमानवाहक जो चार्ल्स डी गॉल नौसैनिक अभ्यास वरुण के लिए गोवा जो है पहुंच रहा है, ध्यान जानते होंगे। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है, और ये जो वरुण अभ्यास है बेसिकली, यह वरुण अभ्यास बेसिकली भारत और फ्रांस के मध्य में जो है लड़ा जाता है, मतलब अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो 42वां वार्षिक अभ्यास ये भी हो रहा है। तो इस 42वें वार्षिक अभ्यास में फ्रांस की ओर से युद्धक विमान कौन सा, राफेल की भी भागीदारी होगी। और इसके अलावा पश्चिमी कमान के अनुसार इस अभ्यास से दोनों देशों के नौसेना के बीच मिलकर काम करने की समझ मजबूत होगी। और फ्रांस बेसिकली वर्ष 2008 से, कहां से, 2008 से ही हिंद प्रशांत नौसैनिक सिंपोजियम, यानी कि सिंपोजियम मतलब संगोष्ठी, मतलब इसका एक जो है क्या सदस्य है। हिंद प्रशांत नौसैनिक जो है एक तरीके से जो अंपायर है अपने आप में, उसका क्या है, मेंबर है। और ये जो आप हिंद प्रशांत नौसैनिक जो सिंपोजियम है, बेसिकली भारत के द्वारा ही इस संगठन की स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद करना है। और हिंद प्रशांत जो सागर है बेसिकली अभी हाल फिलहाल में कई सारे बिंदुओं के लिए चर्चाओं में है। आपके एग्जाम के लिए हिंद प्रशांत महासागर की महत्ता भारत के लिए क्या है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले खास अभ्यर्थी ध्यान दें इसको, ठीक है। तो भारत ने इसकी स्थापना की थी और इसमें 25 सदस्य जो है देश है इसमें, यानी कि 25 देशों की नौसेनाएं बेसिकली इसमें क्या है, शामिल हैं। और इसका उद्देश्य तस्करी, अवैध रूप से मछली पकड़ने, समुद्र में तलाशी और बचाव अभियान तथा प्रदूषण से निपटने के लिए मिलकर काम करना है। आप जानते होंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोई भी ऐसी गतिविधि ना होने पाए जिसकी वजह से जो है न सिर्फ भारत को नुकसान हो, बल्कि भारत के साथ साथ हिंद प्रशांत जो आपका संगठन है उसमें शामिल देशों को कोई भी नुकसान होने पाए। ऐसे में दरअसल नौसैनिक अभ्यास इसमें किया जाता है और इसकी सुरक्षा के लिए भारत हमेशा क्या रहता है, तत्पर रहता है, क्योंकि इसके लिए भारत के लिए क्या है, सुरक्षा कारणों से, सामरिक दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत महासागर जो है भारत के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। भारत और फ्रांस हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए नियमित रूप से सहयोग भी करते हैं। भारत 1998 से ही फ्रांस का एक अग्रणी सामरिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच जमीनी युद्ध के लिए क्या लड़ा जाता है, शक्ति अभ्यास, और हवाई युद्ध के लिए गरुड़ अभ्यास होते रहे। दोनों अभ्यास आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा पूछ ले कि जो ये युद्धाभ्यास शक्ति अभ्यास है या किन दो देशों के मध्य में अभ्यास है, आप कहेंगे भारत और फ्रांस के मध्य में। और युद्ध कैसा है, स्थल का है, यानी कि जमीनी युद्ध है। और ये जो गरुड़ अभ्यास है वो कैसा है, ये हवाई युद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत फ्रांसीसी पोतों के ठहराव के लिए 18 पत्तन भी क्या करता है, मुहैया कराता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको बेसिकली क्या करने, याद रखने हैं ओवरऑल। अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर होगा, विकल्प के आधार पर बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है। यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बदलते पैटर्न के आधार पर ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और पूछा है सही नहीं है, भैया ध्यान रखना, सही है नहीं पूछा है, सही नहीं है, याद रखिएगा उस पॉइंट को, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ इसमें है। पहला पॉइंट है कि फ्रांस 2008 से ही हिंद प्रशांत नौसैनिक सिंपोजियम का सदस्य है, बिल्कुल सही बात है, ये एग्जैक्ट क्या है, सही है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच जमीनी युद्ध के लिए शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है, क्या यह सही है? अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसको आप टिक कर दोगे, राइट है, जबकि यह क्या है, रॉन्ग है। क्या कह रहा है कि भारत और रूस के बीच जमीनी युद्ध के लिए शक्ति अभ्यास, अब शक्ति अभ्यास पूछा है तो शक्ति अभ्यास भारत और रूस के बीच नहीं है भैया, भारत और फ्रांस के बीच में है। जैसा कि यहां पर क्या है, सामने आपके लिखा हुआ है, दोनों देशों के बीच, कौन से देश, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। यानी कि बी वाला स्टेटमेंट आपके सामने क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपके अनुसार तो उत्तर यही हो जाएगा सही, लेकिन फिर भी आगे के 2 ऑप्शन आप लोग और पढ़ लीजिए। सी ऑप्शन है, जबकि भारत और फ्रांस के बीच हवाई युद्ध के लिए गरुड़ अभ्यास होते हैं, बिल्कुल सही बात है, हवाई युद्ध के लिए गरुड़ अभ्यास होता है। और भारत और फ्रांस हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए नियमित रूप से सहयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, बी नहीं सही है, क्योंकि यह भारत और रूस के बीच नहीं बल्कि भारत और फ्रांस के बीच में दरअसल यह शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है आपको, ठीक है। बदलता पैटर्न है ये, ध्यान रखिएगा।
तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है चौथा टॉपिक है आपके सामने। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिन की भारत यात्रा पर अभी आए हुए थे, आप सभी लोग जानते होंगे। और मुझे जरा ये बताओ कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। अगर आपको याद हो, कई बार जो है अजीत डोभाल जी और इसके अलावा जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं उनके बारे में कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार आप लोग जो सुरक्षा सलाहकार के रूप में एस जयशंकर जी को बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, आप सभी लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। छोटे हाइट के बड़े तेज तर्रार आदमी हैं और बहुत ही बेहतर जो है नेशनल सिक्योरिटी को संभालने का काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने यहां पर ये खड़े हुए कौन, अजीत डोभाल जी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, कहां के, भारत के हैं। ठीक है, तो और अभी अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार कौन, जेक सुलिवन अभी आए हुए थे और कई सारे सामरिक मुद्दों पर भारत के साथ में जो है अजीत डोभाल जी के साथ में उन्होंने चर्चाएं की, इसलिए चर्चाओं में है। तो आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपके सामने यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लेगा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा, हक्का बक्का हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से पढ़े नहीं होगे। तो कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के, वो है जेक सुलिवन। याद रखिएगा, पॉइंट तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फट से लगाइए इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये अभी जनवरी प्रथम सप्ताह में 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, अजीत डोभाल और विदेश मंत्री कौन, सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर जी के साथ में मीटिंग की है। श्री सुलिवन अजीत डोभाल के साथ अंतरिक्ष, रक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों सहयोग तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। देखो फिर से हिंद प्रशांत क्षेत्र आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इस बार हिंद प्रशांत क्षेत्र। मुझे क्यों लगता है, और पीसीएस वाले यूपीएससी वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, इसको आप लोग हिंद प्रशांत जो है सागर के महत्व को जरूर आप लोग इस बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा श्री सुलिवन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली में उद्यमियों से मिले और इसके अलावा नवाचार यानी कि इनोवेशन और उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग मौजूद करने पर भी व्यापक स्तर पर चर्चा की कि किस तरीके से हम लोग जो है आपस में मिलकर के राष्ट्र जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ में जो नए नए इन्वेंशन और इनोवेशन होते रहते हैं उन पर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, इन पर जो है चर्चा की गई है। ठीक है, अब भारत और अमेरिका के प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, आप लोग जानते होंगे, जिसमें से वज्र प्रहार है और भारत अमेरिका के विशेष बलों के बीच होने वाला यह वार्षिक अभ्यास आप सभी जानते होंगे। इसका मकसद वगैरह क्या है, लेकिन इसके पहले आप लोग जान लो कि इसका जो 15वां संस्करण हुआ था, ठीक है, वह 2 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में बोइस इडाहो यानी कि अमेरिका में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर यानी कि अमेरिका में बेसिकली आयोजित किया गया था। ये इसको अमेरिका लिख लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तब कंफ्यूज होगे कहां पर हुआ है। ठीक है, ये अमेरिका में हुआ था। ये युद्धाभ्यास वज्र प्रहार आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण 9 सितंबर 2024 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। यह युद्धाभ्यास 22 सितंबर 2024 तक चला। यह मिलिट्री एक्सरसाइज वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका के बीच में जो है होता रहता है। यह भी आपको याद रखना है, यानी कि भारत अमेरिका के मध्य में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024, ठीक है, यह भी होता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच अन्य कुछ और युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कोप इंडिया, वायुसेना के मध्य में कोप इंडिया, इसके अलावा मालाबार, रेड फ्लैग और रिम्पैक। ये रिम्पैक चर्चाओं में रहा है। इन सभी को मैंने आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स में आपने कराया हुआ है, आप सभी लोग जानते होंगे। युद्धाभ्यास के लिए एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा, उसमें आप लोग चीजों को क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और हाँ, टास्क मैं आपको देता हूं, आज मैंने टास्क नहीं दिया आपको। टास्क क्या देना है, टास्क आपको मुख्य परीक्षा के लिए देना है हिंद प्रशांत सागर, ठीक है, हिंद प्रशांत। इस पर जो है आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको चीजों को क्या करना है, रेडी कर लेना है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको हिंद प्रशांत सागर का भारत के दृष्टिकोण से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपको रेडी कर लेना है। टास्क आपका यानी इसको होमवर्क कहते हैं, 2 कॉपी आपको बनानी है, एक टास्क की और एक बनानी है आपको मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित एक प्रश्न आपके सामने आ गया कि आप ये कूट दे रखे हैं, युग्म दे रखे हैं, जिसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। और ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये सब ना पैटर्न चेंज जो हो रहा है उसके आधार पर मैं सारे प्रश्नों को दे रहा हूं। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा कूट सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। युग्म मतलब, अब देखो ये वज्र प्रहार, रेड फ्लैग, वीर गार्जियन, हरिमाऊ शक्ति, ये क्या है, ये युद्धाभ्यास है। और सामने उनके जो क्या दे रखे हैं, देशों के नाम दे रखे कि किन किन देशों के मध्य में ये लड़ा जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा युग्म है जो सही नहीं है। अब इसके लिए क्या भैया,
आपको एक ही युद्धाभ्यास नहीं बल्कि ये 4 के 4 युद्धाभ्यास आपको पता होने चाहिए। और ऐसा ही प्रश्न आजकल आपसे पूछ लेता है और ये लेंदी भी हो जाता है, तब आप कहते हो सर पेपर बहुत कठिन आया था। बहुत कठिन नहीं आया था भाई साहब, आपने पढ़ा नहीं था। अगर आपने यही वाला सही से कर लिया होता जो अभी जस्ट हमने कराया है, इतना ही अगर आप पढ़ लेते ना, ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं गलत होगा। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। वज्र प्रहार किससे किसके मध्य में होता है? अभी हमने पढ़ा वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य में होता है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या राइट है, ठीक बात। रेड फ्लैग, ये भी हमने आपको पढ़ाया। रेड फ्लैग देखो यहां पर हमने लिखाया कि भारत और अमेरिका के बीच में अलग अलग और युद्धाभ्यास होते हैं। रेड फ्लैग आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि यह वाला क्या है भैया, सही उत्तर है। अरे भाई साहब क्या हो जाता है, चलो यह वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि भारत अमेरिका के मध्य में रेड फ्लैग होता है। इसके अलावा वीर गार्जियन भारत और जापान के मध्य में होता है, बिल्कुल सही बात है, चर्चाओं में रहा था ये, इसको मैंने पढ़ाया हुआ था। तो वीर गार्जियन भारत और जापान के मध्य में युद्धाभ्यास है, बिल्कुल सही बात है। और हरिमाऊ शक्ति भैया बेसिकली भारत और चीन के मध्य में लिखा है, यह नहीं होता है, यह भारत और जो है मलेशिया के मध्य में होता है, भारत और मलेशिया के मध्य में होता है। यानी कि यही ऑप्शन क्या आपका सामने गलत है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको क्या करना है, टैकल करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, ऐसे पूछा जाएगा फिर, नहीं तो क्या ही बताएंगे क्या कीजिएगा। चलो गोलगप्पे ये सब बैठे रहोगे, गोलगप्पे खाते भी होगे आप लोग बहुत सारे ना, तो गोलगप्पे खाने से बजाय गोलगप्पा जो दिमाग है ना उसको सही करना है आपको, और ऐसे स्टेटमेंट को अच्छे से करना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। तो हरिमाऊ शक्ति जो है भारत और चीन के मध्य में ना होकर के भारत और किसके मध्य में, भारत और मलेशिया के मध्य में होता है भैया। तो यानी कि डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। चलो देखते हैं कि डी वाला ही क्या सही है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, डी वाला ही क्या हो जाएगा, इसमें स्टेटमेंट नहीं सही है। चलो आगे, गुरु गोविंद सिंह जी अभी चर्चाओं में रहे हैं, ठीक है। आप जानते होंगे सिख धर्म के अंतिम गुरु के रूप में जो है जाने जाते हैं। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 16 समथिंग में, ठीक है। और जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है इन्होंने एक व्यापक रूप से काम किया। अंतिम गुरु के रूप में जाने जाते हैं, 10वें गुरु के रूप में। तो और 2025 में इनकी जो है 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती जो है मनाई गई। और जयंती के बारे में हम बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं उनकी जयंती हर साल पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो है होती है। और इस बार जो है इसके अनुसार 6 जनवरी यानी कि 6 जनवरी को इनकी जयंती इस बार 2025 में मनाई गई है। अभी चर्चाओं में रहे हैं। और यह जयंती सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। आप यह भी जानते होंगे कि इनकी जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। आपके एग्जाम में यह भी कूट के फॉर्म पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह की जयंती को, ठीक है। याद देखिएगा इस दिन को प्रकाश पर्व, ये देखिए सामने आपके लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलो भाई साहब, दूसरा गुरु गोविंद सिंह के जन्म की बात अगर हम करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी की सिखों के 9वें गुरु यानी कि तेग बहादुर सिंह जी के क्या थे, बेटे थे, ठीक है। और इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बैसाखी के दिन क्या हुआ, खालसा पंथ की बेसिकली स्थापना की गई थी। और खालसा पंथ के बारे में सिख धर्म के जो हमारे भाई बहन है वो सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। सिख धर्म का जो रोल है बेसिकली हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अतुलनीय है। मुझे लगता है कि सिख धर्म पर कई बार लोग जोक्स वगैरह बनाते रहते हैं, गलत बात है, ठीक है। वो हमारे लिए अतुलनीय है, हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है। हमें सिख धर्म का जो है नतमस्तक होकर के जो है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इनफैक्ट सभी धर्मों के लोगों ने जिन्होंने भी देश और समाज के लिए काम किया है वो सभी हमारे लिए क्या है, पूज्य है, नतमस्तक उनके सामने हमें होना चाहिए, ठीक है। कोई भी धर्म के लोग हों, ठीक है। दूसरा, ये बिहार के थे। कई बार बिहार को लेकर के लोग कमेंट करते हैं कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं वैसा होते हैं। आप अपने देश की बुराई कभी मत क्या करें। बिहार के लोग बहुत ज्यादा जो है ओजस्वी होते हैं, अपने आप में तेजस्वी होते हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, ठीक है, वो सब के सब जो है बिहार से निकले। और बहुत सारे कवि, बहुत सारे क्रांतिकारी बिहार के देन हैं। और बिहार आज भी आपके देश की प्रगति में अपना योगदान देता है, ठीक है। तो कभी भी बिहारी कह करके किसी का मजाक न उड़ाएं, ठीक है। दरअसल अगर आप ऐसा करते हैं तो दरअसल आप अपने ही देश का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करिए बिहार के लोगों का योगदान हमारे देश में बहुत बड़ा रहा है, ठीक है। सैल्यूट टू बिहार, ओके। चलिए आगे। हाँ, बिहार के एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो खतरनाक आते हैं। अभी री एग्जाम बिहार का हुआ था, एक सेंटर का पेपर लीक हो गया था, अभी शायद कल या परसों शायद पेपर हुआ है उसका।
एक से एक अजूबा प्रश्न पूछा गया है, जो स्टेटमेंट में है ही नहीं वो पूछ लिया भाई साहब, क्या कीजिएगा। तो बिहार का पेपर खतरनाक होता है, इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए लोक सेवा आयोग को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस मामले में कुछ कम नहीं है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए खैर, गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। जरा ध्यान से पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तुरंत फट से इस स्टेटमेंट को गलत करके चले आओगे आप। पहली बात तो आपको ध्यान देखना है कि पूछा है कि निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपको ध्यान रखना है। सही नहीं है मतलब कि पहला स्टेटमेंट पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। क्या यह सही है? नहीं, बिहार के पटना में, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया भाई साहब, ठीक है, कट कर दो इसको। दूसरा पढ़ो स्टेटमेंट फट से कि वर्ष 2025 में 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है, ये 6 जनवरी को ही मनाई जा रही है। दैट मींस सेकंड इज द राइट आंसर। कौन सा पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला यानी कि केवल एक सही नहीं है। अब देखो कोट में कौन सा केवल एक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, केवल एक है। बस टिक करके आ जाइएगा, केवल एक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक बात है, चलो देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक नंबर सी है, सॉरी 6 है, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी, पी चिदम्बरम नहीं, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम है, ठीक है। ये चर्चाओं में है, ये बेसिकली भारत के प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक रहे हैं, परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं, और अपने आप में इनका योगदान दरअसल पोखरण जो आपका हुआ था उसमें भी, और कई सारे और अलग अलग जो है उसमें कार्यक्रमों, इनका पार्टिसिपेशन इनका बहुत ही अच्छा रहा है। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, आप जानते होंगे, ठीक है। तो वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी का मुंबई के एक अस्पताल में जो है निधन हो गया अभी हाल ही में। वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम में, क्या परमाणु कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 4 जनवरी को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। डेट याद रख लीजिएगा, कई बार मैं कहता हूं पीसीएस आजकल डेट बहुत पूछता है, कई बार कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता है, कई बार फैक्ट पर ध्यान देता है, कई बार कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों पर ध्यान देता है। आपको दोनों पर ध्यान देना है, यानी कि डेट वगैरह भी आपको बेसिकली याद रखनी है। तो क्या 4 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में इनका निधन हो गया है, और 88 वर्ष के थे, बेसिकली बुजुर्ग थे एक तरीके से। डॉक्टर चिदम्बरम ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका जो है निभाई थी, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने वाले कार्यक्रम, जैसे कि 1974 की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण, और 1998 में जो पोखरण के दो परीक्षण कार्यक्रम में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1998 का जो पोखरण जो हुआ था उसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, कई सारे प्रतिबंध वगैरह इस पर भारत पर लगाए गए थे। भारत की बढ़ती हुई महाशक्ति का जो है परिचायक था ये पोखरण वाला मामला। और आप लोग जानते होंगे इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है, जिनके जयंती को सुशासन दिवस के रूप में यानी कि 25 दिसंबर को भी हम लोग मनाते हैं। तो भारत की बढ़ती हुई शक्ति जो है, और सबसे बड़ी बात है भारत अंतरिक्ष सेक्टर में यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेक्टर में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि यह देश बहुत आगे बढ़ेगा। और अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने जो सुधारों का वर्ष घोषित किया 2025 में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और जताई जा सकती भी है, ठीक है। चलिए आगे। उन्होंने विभिन्न प्रमुख वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। इनमें से जो है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक, और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का पद भी बेसिकली क्या है शामिल है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट कई बार क्या होते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति का निधन होता है तो कई बार क्या होता है कि वह विगत वर्षों में किन किन पदों पर जो है स्थापित रहा है, किन किन पदों पर वो कार्यरत रहे हैं, ऐसा फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, जब वो सरकार हट गई तो उनके बारे में कई सारे मल्टी स्टेटमेंट जो है फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। और कई लोगों ने जो है प्रश्न को गलत कर दिया था। कई लोगों को यही नहीं पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं। बहुत लोगों को नहीं पता, भाई हमको भी नहीं पता था, सही बताऊं तो। और वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया था एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर चिदम्बरम को 1975 यानी कि 1975 में पद्मश्री और 1992 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यह भी आपको क्या करना है, फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं प्रश्न कि क्या प्रश्न हमारे सामने बनता है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है
कि हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हो गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखना, पूछ सकता था कि कौन सा सही है तो 3 गलत कर देता, 1 सही कर देता, जबकि इसमें क्या है, पूछा है कौन सा सही नहीं है तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। अब बताना है कि कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये जो डॉक्टर राजगोपाल जी थे वह भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, कोई बात नहीं है। दूसरा, डॉक्टर चिदम्बरम को 1985 में पद्मश्री दिया गया। ध्यान से पढ़ो, क्या यह स्टेटमेंट सही है भाई साहब? नहीं सही है, 1975 होना चाहिए था आई थिंक। तो देखते हैं, हम लोग बैक पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या सही है स्टेटमेंट या गलत है। तो ये देखिए, पद्मश्री 1975 में दिया गया था, 1985 में नहीं दिया गया था। बस तुरंत इसको क्या करिए, गलत कर दीजिए। क्या करिए, गलत कर दीजिए इसको। ये देखिए, इसको कर दीजिए रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये गलत है और सही नहीं पूछा है तो यही वाला हो जाएगा सही। लेकिन फिर भी 2 स्टेटमेंट और बचे हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि जबकि 1992 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 1992 में, बिल्कुल सही बात है, 1992 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था, सही बात है। यह भी आपको क्या हो जाएगा, सी वाला भी सही हो जाएगा। डी वाला, उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने वाले कार्यक्रमों जैसे कि 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण और 1998 में पोखरण 2 परीक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिल्कुल सही बात है, यह भी आपका क्या है, सही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन ही क्या है, इसका गलत है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है तो यही वाला सही नहीं है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनको 1975 में मिला था पद्म जो है श्री, ठीक है। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर बी हो जाएगा इसका सही, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इक्वाडोर में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई। 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की गई, अभी चर्चाओं में है। और उसके पहले भी हाल ही में जिम्बाब्वे में बेसिकली पर्यावरणीय आपातकाल भी घोषित किया गया था, यह भी आपको ध्यान देना है। समुद्र में तेल रिसाव होने के कारण जिम्बाब्वे ने भी 90 दिन का शायद जो है आपातकाल घोषित किया था, ठीक है। और अभी क्या है, ये इक्वाडोर है, वहां पर 60 दिन का आपातकाल की घोषणा की गई है। वहां का रीजन कुछ और था जिम्बाब्वे का, यहां का रीजन कुछ और है। क्या रीजन है, क्यों चर्चाओं में है, आइए हम इसको पॉइंट्स के फॉर्म में देखते हैं कि दरअसल इक्वाडोर में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा क्यों कर दी गई है। तो क्यों कर दी गई है, क्योंकि इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं कौन, डेनियल नोबोवा। पहला स्टेटमेंट तो आपको यही याद रखना है कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है, आप कहेंगे डेनियल नोबोवा, तुरंत नोट कर लो कॉपी में भैया, राष्ट्रपति पूछता है, इस बार भी आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है, डेनियल नोबोवा ने देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों यानी कि 2 महीने के आपातकाल की घोषणा कर दी है। पूरे देश में नहीं, कुछ जगहों पर, ठीक है, यानी कि 7 स्टेट और 3 नगर पालिका वहां पर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपात के काल जो इमरजेंसी जो लगाई गई है, वो इमरजेंसी कौन कौन से कारणों में आती है, तो उस कारणों में बढ़ती अपराध दर और संगठित सशस्त्र समूहों की उपस्थिति का हवाला दिया गया है इसमें। इक्वाडोर जनवरी 2024 से सरकार द्वारा आतंकवादी करार किए गए संगठित अपराधी समूहों के साथ सैन्य संघर्षों से क्या है बेसिकली जूझ रहा है। प्रॉब्लम वहां पर कुछ ज्यादा ही हो रही है, सशस्त्र विद्रोह जैसी एक तरीके से कहीं ना कहीं कंडीशन वहां पर आई है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और अगर बात इमरजेंसी किया जा रही है, आपातकाल किया जा रही है, तो जरा मुझे बताओ कि आर्टिकल 352, 356, 358 क्या है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। आर्टिकल कौन कौन सा जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 358 यानी कि 358 भी आपको बताना है कि ये क्या है। और ये सब इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं, इमरजेंसी, ठीक है। जरा मुझे इनके बारे में बताओ और क्या क्या कब कब कैसे कैसे इसमें होता है। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राज्य में आपातकाल, बाकी जो भी चीजें होती हैं इमरजेंसी में, वित्तीय आपातकाल, ये सभी आपको पढ़ना है। ये टास्क आपका नंबर 2 है, टास्क नंबर 2 है, आपका होमवर्क है आपको कि आज आपको आर्टिकल 352, 356, 360, 358 यानी कि राष्ट्रीय जो भी आपातकाल होता है, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रपति शासन हो गया, आपका वित्तीय आपातकाल हो गया, राज्य में जो है जो भी दिक्कतें होती हैं संवैधानिक विफलता के कारण जब राज्य में लगाया था आपातकाल, वो ये सब आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहां पर प्री प्लस मेंस दोनों में आपके एग्जाम में मतलब प्री और मेंस दोनों
में जो है यह प्रश्न आपके पूछा जाता है। प्लीज आप लोग इसको पूरा करिएगा, टास्क आपका है आज, ये दूसरा नंबर टास्क है, होमवर्क है आपका, ठीक है। जो कॉपी आपने पहले बनाई होगी उसी में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब, ये हो गया। अब इसके आधार पर प्रश्न हमारे सामने बनेंगे, और लेकिन उसके पहले इक्वाडोर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देश के उत्तर में कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है आपका, और इक्वाडोर के बेसिकली उत्तर में क्या है, आप कोलंबिया देखेगा इसमें आपको, बेसिकली इसको एक बार देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, ठीक है। और पूर्व और दक्षिण में पेरू है, पूर्व और दक्षिण में आपके पेरू मिल जाएगा। इसके अलावा पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर स्थित है। मैप एक बार जरा आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर आपको पेरू है, ये आपका यहां पर कोलंबिया है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। राजधानी क्या है, क्यूटो है। राजधानी क्या है इसकी, क्यूटो है भैया। जैसे देश के उत्तर में कोलंबिया है, देखिए देश के उत्तर में यहां पर कोलंबिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पूर्व और दक्षिण में पेरू है, पूर्व दक्षिण में आपका पेरू है, यहां पर दिख रहा होगा आपके। और पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर है, पश्चिम की ओर आपका क्या दिखाई देगा, बेसिकली प्रशांत महासागर पश्चिम की ओर। ये देखिए पश्चिम की ओर क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये प्रशांत महासागर है इसका। और ये क्या है आपका, इक्वाडोर है, ये देखिए क्यूटो है कि राजधानी है। राजधानी क्या है, क्यूटो, जो कि यहां पर आपको दिख रही है, कैपिटल यहां की क्यूटो, ठीक है। तो ये मैप के आधार पर आप लोग जो है अलग अलग जो भी इसके देश, जो भी महासागर स्थित होते हैं आप देख लीजिएगा। और इस तरफ इसके अटलांटिक ओशियन भी है इधर दूर, ठीक है। बाकी इधर इस तरफ क्या है, कैरेबियन सी है आपके, ठीक है। चलो, करेंसी अमेरिकी डॉलर है भैया, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति कौन है, डेनियल नोबोवा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इक्वाडोर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आधार पर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है। बहुत आसान सा उत्तर है, यह हो जाएगा क्या आपका, इक्वाडोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर यही प्रश्न पूछ लेता कि अभी हाल ही में किस देश में जो है पर्यावरणीय जो है दृष्टिकोण से आपातकाल लगाया गया है समुद्री जो है प्रदूषण के कारण, तो वो हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे शायद था ना, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलो आगे, अब आपके सामने टॉपिक नंबर 8 आ गया, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, एक ये जो है ज्वरनाशक दवाई है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो पैरासिटामोल ने भी हाल ही में क्या किया है कि इसने जो है अपने यहाँ पर जो है स्वदेशी तकनीक से इसको इस्तेमाल जो है इसको बनाने की तकनीकी विकसित कर ली, इसलिए अभी चर्चाओं में है, आप लोग जानते होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बुखार कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल औषधि के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीकी जो है विकसित कर ली गई है। और इसके पहले एक मेडिसिन ने और स्वदेशी तकनीक विकसित की थी, वह प्रश्न भी मैंने आपको एग्जाम में कराया था, अगर आपको याद होगा। याद है वो कौन सी एंटीबायोटिक थी, नहीं याद है तो रिवीजन कर लीजिए फट से। क्या इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली जो भी ये की गई है, इसका उद्देश्य है कि औषधि को बनाने के लिए आयातित तत्वों पर निर्भरता कम करने और पैरासिटामोल के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में भारत को सशक्त करना है, अपने आप में इसको आत्मबल प्रदान करना है एक तरीके से, ठीक है। और जो भी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ऐसी और एक मेडिसिन है, ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में, जिसने भी यह सफलता हासिल की है, वो कौन सी है, वो जो मेडिसिन है वो है नेफ्रिथोमाइसिन। नेफ्रिथोमाइसिन जैसी औषधि भी स्वदेश में जो है यह निर्मित होगी, यह भी आप चर्चाओं में रहा है, इसको हमने पढ़ाया है। इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग अपना 40वां स्थापना दिवस 4 जनवरी 2025 को डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में मनाया रहा है, ठीक है। ये कौन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ठीक है, याद रखिएगा। चले अब इसके आधार पर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस दवा ने भारत में उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीकी विकसित की है। बहुत आसान है, पैरासिटामोल है आपके सामने, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगर यहीं पर नेफ्रिथोमाइसिन भी अगर होता तो यहां पर कूट के फॉर्म पूछता कि बताओ 1 और 2 सही है कि 1 और 2 सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाता आपका, ठीक है। चलो उत्तर नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ टॉपिक नंबर 9, ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। 6 दिनों का यह आयोजन हो रहा था। क्यों हो रहा है, क्योंकि नई दिल्ली के भारत मंडप में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, याद रखिएगा। और वित्तीय सेवाएं विभाग और इसके अलावा नाबार्ड, क्या वित्तीय सेवाएं विभाग और नाबार्ड संयुक्त रूप से ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड को भी आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, यानी कि टास्क नंबर 3 आपका क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। नाबार्ड के बारे में अक्सर आपके प्रश्न जो है पूछ लेता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई, कब की गई थी, और नाबार्ड का
कार्य का है। ये 3 फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 3 के तीनों फैक्ट आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण भारत के उत्पादों को शहरी उपभोक्ताओं के समक्ष जो है क्या है, लाना है। सिटी के जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके मध्य में लाना है कि ताकि ग्रामीण जो प्रोडक्ट है वो जो क्या रहे, बिके, सेल हो। इसके अलावा बेसिकली यहां पर 1-2 पॉइंट देख लीजिएगा कि इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष फोकस करना और उनके उत्पादों को आगे बढ़ाना। बेसिकली ये इसका क्या है, फोकस है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर, यानी कि टॉपिक नंबर 9 के प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाल ही में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया है, यानी किस महोत्सव का आयोजन किया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, बिल्कुल सही बात है। उद्घाटन करता आपको याद रखना होता है, इसलिए पूछ लिया आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण भारत के उत्पादों को शहरी उपभोक्ताओं के समक्ष लाना है, बिल्कुल सही बात है, यह भी इसका उद्देश्य है। तो इस आधार पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, और 1 और 2 दोनों कूट कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब लास्ट टॉपिक आपके सामने है भूजल संसाधन गतिशील आकलन रिपोर्ट। ये अभी जारी की गई है, इस पर मैं डिटेल्स में मैं आर्टिकल्स मैं करा दिया हूं मैं, ठीक है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल्स है, ठीक है, कल हमने आपको कराया है और चर्चाओं में क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट है उसको जारी किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करते हैं, यह आकलन केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2017 के आकलन से 2024 में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज काफी वृद्धि इसमें हुई है, और दोहन में कमी आई है 3 BCM, यानी कि 3 BCM का मतलब क्या हो गया, जो है बेसिकली क्यूबिक मीटर, ठीक है, की कमी आई है। और इसमें बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा दे रखे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान आकलन वर्ष में रिचार्ज में क्या है, थोड़ी कमी आई है, दोहन में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये बेसिकली ग्राउंड वाटर की बारे में बात करता है कि ग्राउंड वाटर में दोहन में उसकी कितनी ज्यादा अधिकता हुई है, दोहन में कितनी कमी आई है, क्या कुछ और अलग अलग डेटा हुए हैं। इस पर हमने कल आर्टिकल बहुत अच्छे से कराया है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसको मैं बहुत डिटेल्स में नहीं करा रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने डेटा दे रखे हैं, इसको एक एक करके आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से रिचार्ज में, यानी कि जो ग्राउंड वाटर आपका होता है, यानी कि जिसको हम भौम जल बोलते हैं, भूजल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके रिचार्ज में मतलब कि उसके कंसंट्रेशन में क्या हुई है, बेसिकली जो है लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2024 में या 2023 के मुकाबले 0.3 BCM जो है बेसिकली क्या था, बिलियन क्यूबिक मीटर इसको बोलते हैं। क्या BCM को, बिलियन क्यूबिक मीटर, BCM, बिलियन क्यूबिक और मीटर, ठीक है। और 2017 के संबंध में टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से रिचार्ज में 11.36 BCM, यानी कि 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है। 2017 में क्या कितना था, 13.98 BCM से 2024 में 25.34 BCM, यानी कि इसकी वृद्धि हुई है। और अलग अलग डेटा यहां पर दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने कल आर्टिकल में डिटेल्स में कराया है, वहां से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमने आपको यहां पर दे दिए हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। बाकी जो कल हमने आर्टिकल कराया है वहां पर हमने बहुत अच्छे से इसको कराया है, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2024 के लिए देश की भूजल संसाधन की गतिशील आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, पहला है कि वर्ष 2017 के आकलन में 2024 में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज में काफी वृद्धि हुई है और दोहन में कमी आई है 3 BCM तक की, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, अतिशोषित आकलन इकाइयों द्वारा प्रतिशत 2017 में 17.2% से घटकर कितना हो गया है, 2024 में 11.13 हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट शायद सही है, आई थिंक, मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या बात है, सही है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया बहुत ज्यादा। और जो आर्टिकल हमने कराया है इस पर, वो जरूर देखिएगा इस पर, ठीक है। भूजल रिपोर्ट पर जो हमने कल आर्टिकल कराया है उसको जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रश्न जैसे ये मैंने आपको इसलिए करा दिया क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होते हैं। जैसे अभी फर्स्ट रिपोर्ट आई थी वो भी हमने आपको कराया था, उसको देख लीजिएगा। भूजल रिपोर्ट आ गई है, उसको भी कर लीजिएगा। पशुधन रिपोर्ट आती है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो ये सारे बिंदु आपके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। और अब आपके सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट में जरूर देना है भाई साहब, इंटरनेट पर सर्च करके देना, लेकिन जरूर देना। प्रश्न क्या है, दुधवा नेशनल पार्क को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में आपका चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोग जो है थोड़ा सा
रेडी है कि नहीं रेडी है। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है मेंस परीक्षा के लिए, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है घर पर। नहीं कर पाइएगा तो कमेंट करिएगा कि सर प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं अगले दिन इस प्रश्न को समझा दिया करूंगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार कृषि व्यवस्था पर प्रभाव डालता है, टिप्पणी कीजिए। यानी क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर पर किस प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ये आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको जरूर देखेंगे। बाकी अभी जस्ट इसके बाद एक क्लिप आपको दिखाई देगी, उस क्लिप को आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठंडी बहुत ज्यादा है, खुद का ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।